18वीं लोकसभा की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले राष्ट्रपति ने प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को शपथ दिलाई। भर्तृहरि शपथ ग्रहण के बाद ही भर्तृहरि महताब ने प्रोटेम स्पीकर के लिए नामित 5 लोगों को शपथ दिलाया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण किया। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद क्रमवश राजनाथ सिंह, जो सबसे सीनियर काउंसिल के मिनिस्टर्स हैं, उनको शपथ दिलाई गई। फिर अमित शाह और फिर नितिन गडकरी, बारी बारी से सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने शपथ ग्रहण किया। आज लगभग तकरीबन 280 से ज्यादा सांसदों ने शपथ किया है, जिसके बाद परसों यानी कल जो है उसके बाद बाकी बचे 263 सांसद शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद परसों जो है लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के लिए चुनाव होगा। प्रधानमंत्री पहले लोकसभा स्पीकर के लिए किसी नाम का प्रस्तावित करेंगे। बाद में अगर सदन ध्वनिमत से या फिर बहुमत से या फिर अगर विपक्ष चाहेगी तो वोटिंग के आधार पर लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए फिलहाल अभी पत्ते साफ नहीं किए गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि एनडीए की ओर से किसी सहयोगी पार्टी को डिप्टी स्पीकर का पद दिया सकता है। ऐसे में विपक्ष और सरकार के बीच टकराव निश्चित है। विपक्ष साफ साफ कह रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद परंपरा के मुताबिक विपक्ष को मिलना चाहिए। ऐसे में देखना होगा कि क्या लोकसभा की कार्रवाई 18वीं लोकसभा की कार्रवाई परसों से सुचारू चलती है या फिर हंगामेदार होती है। कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। मोदी सरकार बनने के बाद आज संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हुई। पहले से ही कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने तय कर लिया था कि जोरदार हंगामा करना है और नीट जैसे मामलों पर सरकार को घेरना है। शुरुआत हुई, सबसे पहले जो नए सांसद बन के आए हैं कांग्रेस के, उनकी बैठक हुई जिसमें उनको निर्देश दिए गए कि किस तरह से संसद का कामकाज होता है और क्या क्या मुद्दे हैं जो सरकार के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर उठाने हैं। उसके बाद जो सभी विपक्षी दलों के सांसद थे वे आज संविधान की कॉपी लेके संसद पहुंचे और साफ तौर पर ये जाहिर करा कि किस तरह से केंद्र सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है और आम जनता के जो हक है उनको मारा जा रहा है। यही बात राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कही। राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहीं ना कहीं संविधान पर हमला कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे और इसीलिए ओथ सेरेमनी में हम लोग आज संविधान की किताब को लेकर पहुंचे हैं। आने वाले दिनों में भी ऐसे ही कयास है कि लगातार इन शपथ ग्रहण के बाद जो 2 दिन का सांसदों का शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद विपक्ष और कांग्रेस पार्टी सरकार पर नीट मामले को लेकर साथ ही साथ अग्निवीर को लेकर हमलावर रहेगी। अब देखना महत्वपूर्ण होगा इस विशेष सत्र में विपक्षी दलों का कितना हमला केंद्र सरकार पर होता है। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ प्रशांत यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच सबसे पहले पटना पुलिस की थी, उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई और अब सीबीआई के हवाले ये मामला चला गया है। आप पटना स्थित इस सीबीआई दफ्तर को देखिए। ये सीबीआई दफ्तर का मुख्य द्वार है और दोनों तरफ ईओयू की बिल्डिंग, जो ईओयू इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, यानी पटना पुलिस से ये मामला ईओयू के अधीन चला गया था और दोनों तरफ की बिल्डिंग में प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच चलता रहा। फाइनली जब यह निर्णय लिया गया कि इस मामले की जांच सीबीआई करेगी, तो इन दोनों दफ्तरों के बीच यानी केंद्र बिंदु में सीबीआई दफ्तर अवस्थित है। अब यह मामला सीबीआई के अधीन चला गया है। आज की गतिविधियों की बात करें तो सबसे पहले सीबीआई के अधिकारियों ने आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों को बुलाया और जो उनके पास साक्ष्य थे वो साक्ष्य अपने हैंडओवर लिए। हालांकि इसकी शुरुआती जांच पटना के शास्त्री नगर थाने की पुलिस की थी और वहां के इंस्पेक्टर अमर कुमार अनुसंधान अधिकारी बनकर इस मामले को आगे बढ़ाया था। नतीजतन सीबीआई के अधिकारियों ने अमर कुमार को भी बुलाया, उनसे भी पूछताछ की और उनके पास जो साक्ष्य थे उसको भी सीबीआई हैंडओवर कर ली। अब यह मामला पूरी तरह से सीबीआई के अधीन है और जो भी साक्ष्य और तथ्य पटना पुलिस और ईओयू के पास था वो तमाम चीज़ों को सीबीआई अपने हैंडओवर में ले चुकी है और अब अनुसंधान को एक नई दिशा मिलने जा रही है जिसका नेतृत्व सीबीआई करेगी। हालांकि सीबीआई सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पटना पुलिस और ईओयू दोनों के अधिकारी लगातार सीबीआई के संपर्क क्योंकि जब जांच की गति आगे अनुसंधान के क्रम में कई ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जिसमें इन दोनों एजेंसियों का सहयोग अपेक्षित है और इन दोनों एजेंसियों के अधिकारियों ने सीबीआई को भरोसा दिलाया है कि जांच में वो तमाम तरह के सहयोग करेंगे और इस जांच को नई दिशा दिया जाएगा। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।
नीट की परीक्षा में धांधली का सबसे पहला मामला गुजरात के गोधरा में सामने आया था। गोधरा के कलेक्टर को शिकायत मिली थी कि नीट की परीक्षा में एक सॉल्वर गैंग सक्रिय है और पैसे का लेन देन कर नीट के पेपर सॉल्व करवा रही है। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद गोधरा कलेक्टर ने नीट के परीक्षा केंद्र पर छापेमारी कराई थी और उसमें जो चीज़ें बरामद हुई थी उसमें सॉल्वर गैंग के कुछ सदस्य नोटों के साथ गिरफ्तार किए गए थे और उसके बाद इस मामले की जांच राज्य की पुलिस कर रही थी और उस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक परीक्षा केंद्र का संचालक, कुछ सॉल्वर और एक कोचिंग एजेंट को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद इस मामले की जांच अब तक राज्य सरकार की द्वारा पुलिस से करवाई जा रही थी और पुलिस की जांच में अब तक जो सामने आया है उसमें यह खुलासा हुआ है कि इसमें पुलिस ने ये पाया है कि गोधरा में हुई धांधली में सिर्फ एक सॉल्वर गैंग सक्रिय था जो पैसे का लेन देन कर लोगों से परीक्षाओं के पेपर सॉल्व करवा रहा था। लेकिन इस मामले की जांच से राज्य सरकार अब तक संतुष्ट थी, लेकिन बीती रात इस मामले को सीबीआई को हैंडओवर करने का निर्णय लिया गया था और सीबीआई की टीम आज गोधरा पहुंच चुकी है। गोधरा में सीबीआई की टीम ने पुलिस से तमाम दस्तावेज इकट्ठे किए और अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। समझा ये जा रहा है कि अब तक जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनसे सीबीआई ट्रांजिट रिमांड लेगी उनका और उनसे इस मामले की पूछताछ करेगी। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। नीट धांधली मामले में लगातार बिहार में हंगामा होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक तरफ जहां आर्थिक अपराध इकाई शाखा अपने मुकाम पे पहुंचते जा रही है। सबसे पहले 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था आर्थिक अपराध इकाई शाखा ने। उसके बाद 2 दिन पहले देवघर के एम्स के पास एक मकान में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जहां से उनको पकड़ करके बिहार ले आया। वहां पे कल उनकी पेशी हुई सिविल कोर्ट में। उसके बाद उन्हें 15 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। लेकिन इसकी बात करें जो 6 आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था देवघर से, उनका जो लिंक बताया जा रहा है, कनेक्शन बताया जा रहा है, वो नालंदा के रहने वाले हैं और संजीव मुखिया से अधिकतर जो हैं उसमें से संजीव मुखिया गिरोह के कहे जा रहे हैं। और सब कुछ जो ईओयू जो है उस पर कई तहकीकात से पता चला सूत्रों के हवाले से कि इसमें कई राज सामने आए हैं खुल करके कि कैसे सॉल्वर गैंग को प्रश्न पत्र भेजा गया, कैसे ये जो आरोपी हैं इसमें से सिंटू कुमार, उसके पास प्रश्न पत्र आया था। ये तमाम जो बातें हैं आर्थिक अपराध इकाई ने जांच परख की है और कई राज खोले हैं। लेकिन वहीं राजनीति की बात करें तो नीतीश कुमार कल बाहर निकले थे ज्ञान भवन के पास। पत्रकारों ने उनसे पूछने की कोशिश की नीट मामले पे, तो नीतीश कुमार उस पर चुप्पी साध गए, कुछ नहीं बोले। सरकार के तरफ से खास करके बिहार में अभी कुछ बोलने से बच रहे हैं। जो सरकार एनडीए की जो सरकार है, जो नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, इस मामले पर बोलने से बच रहे हैं। वही विपक्ष जो है लगातार हमलावर है सरकार को लेकर के, एनटीए को लेकर के। देखने वाली बात है कि क्या छात्रों के हित में फैसला जाता है या ये जांच तक ही होकर के रह जाएगा। हालांकि मामला सीबीआई के पास भी पहुंच गई है, लेकिन अब क्या छात्र के हित में फैसला जाएगा। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। दिल्ली में जारी जल संकट के बीच में दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी आज चौथे दिन अनशन पर बैठी हुई है। 4 दिनों से उनका अनशन लगातार जारी है। इस बीच में दिल्ली सरकार के तमाम मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने दिल्ली को उसके हिस्से का पानी देने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि पिछले 1 महीने से राजधानी दिल्ली के अंदर जल संकट व्याप्त है। दिल्ली सरकार लगातार ये कह रही है कि दिल्ली को 613 एमजीडी पानी हरियाणा से मिलता है, जिसमें हरियाणा उन्हें उसके हिस्से का पानी नहीं दे रहा है। यही वजह है कि 100 एमजीडी पानी देने की मांग को लेकर दिल्ली सरकार के तमाम मंत्रियों ने ये पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है। इस बाबत दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री आज शाम एक कैंडल मार्च भी निकालेंगे। दिल्ली के भोगल इलाके से कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। ग्वालियर में एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, जहां एक एक्स आर्मी की गाड़ी को एक महिला के द्वारा बुक किया जाता है, जिसके बाद वह महिला उस एक्स आर्मी से व्हाट्सएप चैट और इंस्टाग्राम चैट के माध्यम से नज़दीक आती है, जिसके बाद बॉडी कांटेक्ट बनते हैं और बॉडी कांटेक्ट बनने के बाद कुछ फोटो और वीडियोस बनाए जाते हैं, जिसके बाद वह महिला और उसके एक साथी के द्वारा एक्स आर्मी से पैसों की डिमांड की जाती है, जिसके बाद एक्स आर्मी के द्वारा पीड़ित एक्स आर्मी पुलिस की शरण में पहुंचता है और दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कराता है। वहीं ग्वालियर
उप पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा के द्वारा बताया गया। एक्स आर्मी के द्वारा मुरार थाने में मामला दर्ज करा दिया है और जो अपराधी महिला है और उसका साथी है उसको गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से कड़ी पूछताछ की जा रही है और मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा। फिलहाल मामला दर्ज किए जाने के बाद, गिरफ्तार किए जाने के बाद पूछताछ जारी है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। पोर्शे कार एक्सीडेंट का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और हाई प्रोफाइल मामला पुणे में हिट रन का सामने आया है। अब इसके बाद जो विपक्ष है वो इस पूरे मुद्दे को लेकर अजित पवार गुट को घेरने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि अजित पवार गुट के विधायक दिलीप मोहिते पाटिल के भतीजे मयूर मोहिते ने अपनी तेज रफ्तार कार से एक बाइक को रौंद दिया। इस घटना में एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने मयूर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यह घटना पुणे नासिक हाईवे के पास हुई है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि हादसे में मौके पर ही मारे गए शख्स के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने यह भी जांच शुरू कर दी है कि घटना के समय क्या मयूर शराब के नशे में था या फिर नहीं। इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें कि वहां पर स्थानीय लोगों ने भी कहीं ना कहीं मयूर मोहिते पर सवाल खड़े किया है और कहा है कि जब यह एक्सीडेंट हुआ था तो वो कहीं ना कहीं नशे में धूत नजर आ रहे थे और वो एक्सीडेंट होने के बाद भी कार से बाहर नहीं निकले थे। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष एक बार फिर हमलावर नजर आ रही है। ऐसे में ये देखना होगा कि अजित पवार गुट के जो विधायक हैं, उनके जो भतीजे हैं, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से या क्या कुछ जांच की जाती है। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। गुरुग्राम के दौलताबाद इंडस्ट्रियल एरिया में हुए आगजनी के मामले में आज भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नवीन गोयल मौके पर पहुंचे। जहां उन्होंने मौके का मुआयना किया तो वहीं व्यापारियों से भी मुलाकात की। इस दौरान व्यापारियों ने जहां मुआवजे की मांग की तो वहीं एक स्पष्ट जांच की भी मांग की गई। वहीं नवीन गोयल ने लोगों को भरोसा दिलाया कि व्यापारियों के साथ सरकार खड़ी है और जल्द ही मुआवजे का ऐलान भी हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस फैक्ट्री में एक बड़ी आगजनी की घटना हुई जिस पे 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि इस फैक्ट्री में फायर बॉल बनाने का काम किया जा रहा था और जैसे ही ये विस्फोटक हुआ उसके बाद सिर्फ इस कंपनी नहीं बल्कि आसपास की कई कंपनियों के परखच्चे तक उड़ गए। बहरहाल गुरुग्राम उपायुक्त ने भी एक टीम का गठन कर दिया है। साथ ही इस फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखने वाली बात यह होगी कि टीम की जांच में क्या कुछ कमियां सामने आती हैं। गुरुग्राम से भारत एक्सप्रेस के लिए करण जय सिंह। काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण के बाद यहाँ पर लगातार रिकॉर्ड बनते चले जा रहे हैं। नव्य और भव्य कॉरिडोर बनने के बाद देश दुनिया के श्रद्धालुओं में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए विशेष आकर्षण देखा जा रहा है। जहां श्रद्धालुओं के आवागमन के पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं और लगातार रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों और श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी है। वहीं मंदिर प्रशासन की ओर से जारी किए गए आंकड़ों में यह पता चला है कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर की आय में 4 गुना वृद्धि हो गई है। विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2017 और 18 में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को चढ़ावे व अन्य माध्यमों से करीब 20 करोड़ 14 लाख रुपए की आय हुई थी, जबकि 2023 और 24 वित्तीय वर्ष में यह आय बढ़कर 86 करोड़ 80 लाख के करीब पहुंच गई है। श्री विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की ओर से जारी किए गए ये आंकड़े साफ बताते हैं कि 7 वर्षों में बाबा की आय में करीब 4 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं अगर श्रद्धालुओं के आवागमन की बात की जाए तो विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद से अब तक श्रद्धालुओं की जो संख्या रही है विश्वनाथ मंदिर में वो 16 करोड़ को पार कर चुकी है और अभी भी श्रद्धालुओं के आने का क्रम निरंतर जारी है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि देश दुनिया से बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं और चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। इंदौर में शनिवार देर रात भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मोनू कल्याणे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मोनू कल्याणे कैबिनेट मंत्री
कैलाश विजयवर्गीय के करीबी थे और सत्ता पक्ष के सहयोगी संगठन के पदाधिकारी होने के नाते पुलिस ने महज 30 घंटे में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। भोपाल के बस स्टैंड से दोनों आरोपी पीयूष और अर्जुन को गिरफ्तार करना बताया जा रहा है और घटना में प्रयुक्त हथियार भी पुलिस ने बरामद कर दिया है और आगे की पूछताछ के लिए पुलिस न्यायालय से रिमांड की मांग कर रही है। प्रारंभिक पूछताछ में हत्या का कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है। जहां छोटे मोटे मामलों को ट्रेस करने में पुलिस को हफ्तों और महीनों लग जाते हैं, वहीं हाई प्रोफाइल मामला चलने के चलते महज 30 घंटों में पुलिस ने मामले को सुलझा लिया। काश सारे मामले इतनी जल्दी सुलझा लिए जाएं तो समाज में काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली नियमित जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा तात्कालिक रोक लगाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश रिकॉर्ड पर आ जाए, उसके बाद हम इस मामले में सुनवाई करेंगे। कोर्ट 26 जून को इस मामले में अगला सुनवाई करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश सही नहीं है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने बिना सुनवाई किए हुए, बिना उनका पक्ष जाने हुए और बिना आदेश की कॉपी के ही तात्कालिक रोक लगा दिया है। अब देखना होगा दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं, और अगर राहत नहीं मिलती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट जब 26 जून को इस मामले में सुनवाई करेगा तो अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर क्या आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ गोपाल कृष्ण। 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुका मानसून आखिर देर रात भोपाल पहुंच चुका है। कल भोपाल में देर रात झमाझम बारिश के साथ मौसम विभाग ने मानसून के भोपाल पहुंचने का ऐलान कर दिया है। कल रात से सुबह तक 1.7 इंच बारिश भोपाल में हुई। भोपाल में सामान्यतः 37.6 इंच बारिश होती है। प्री मानसून में ही 4.8 इंच बारिश हो चुकी है। इस समय मानसून प्रदेश के अधिकांश भागों को कवर कर चुका है। लगभग 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जगह झमाझम बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग का मानना है कि अगले 3-4 दिन के अंदर मानसून पूरे मध्य प्रदेश में छा जाएगा और अगले अगर हम 4 दिन की बात करें तो भोपाल में भी मानसूनी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल में इस बार सामान्यतः से ज़्यादा बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। कैमरामैन मनीष के साथ भोपाल से भारत एक्सप्रेस के लिए अजय भटनागर। जिन एनडीएमसी कर्मचारियों का कई सालों से पदोन्नति रुकी हुई है, उनको एक जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एक आदेश जारी करके कहा है कि 7वीं एमए सीपी योजना के तहत जिन कर्मचारियों का वित्तीय और पदोन्नति का मामला है वो 15 दिनों के अंदर सॉल्व कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने एनडीएमसी अध्यक्ष से कहा है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। तो कहा जा सकता है कि एनडीएमसी कर्मचारियों को जिनका पदोन्नति रुका हुआ है और वित्तीय लाभ अभी तक नहीं मिला है, उनको जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। सीडी बर्फीवाला और गोखले पुल का काम लगभग पूरा हो चुका है। अंधेरी वेस्ट से जुहू जाने के लिए पहले जहां लोगों को 40 से 50 मिनट का वक्त लगता था, अब उनका सफर 10 से 15 मिनट में पूरा होगा। आपको बता दें कि 26 फरवरी को उद्घाटन के बाद इस पुल को यातायात के लिए, आम जनता के लिए खोल दिया गया था, लेकिन दोनों पुल के बीच काफी लंबा गैप था और अलाइनमेंट का जो काम था वो पूरा नहीं हुआ था। इस पुल
पुल को लेकर जब इस पुल का उद्घाटन हुआ था उसके बाद बीएमसी और सरकार को लोगों के आलोचना का सामना करना पड़ा था, इसीलिए इस पुल को वापस से बंद कर दिया गया था और अब इस पुल के अलाइनमेंट का जो काम है वो पूरा हो चुका है और 1 जुलाई को आम जनता के लिए फिर से इस पुल को खोल दिया जाएगा। जिस तरीके से मुंबई में ट्रैफिक की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, उससे निजात पाने के लिए मुंबईकरों के लिए पुल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों का सफ़र जहां पहले 45 से 50 मिनट में पूरा होता था, अब 10 से 15 मिनट में पूरा होगा। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।